हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग किए भी थे और मैं आपको एक असाइनमेंट भी दिया था, आप उसको सिंसियरली सॉल्व भी कर लोगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपने थ्योरी को प्रोसीड करते हैं एंड बेसिकली हमारा नेक्स्ट थ्योरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन हो चुका, कंसंट्रेशन टर्म हो चुका, 2 टॉपिक कंप्लीटेड है। तो वो थर्ड टॉपिक इज़ बेसिकली सॉल्युबिलिटी। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि आपका एक कंटेनर है, एक आपका बीकर है। इस बीकर में सपोज़ कीजिए कि एट एनी टेम्परेचर और प्रेशर पर हम लोग ये वर्क कर रहे हैं। एक बीकर है, सपोज कीजिए कि इसमें आप कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे सपोज कीजिए कि आप 100 ml H2O ले लिए। क्लियर, 100 ml H2O ले लिए और इसमें क्या करते हो, आप सोल्यूट को ऐड करना स्टार्ट करते हो। तो सपोज करो आप कि इसमें जब आप ऐड किए, शुगर ही हम लोग सोल्यूट ले लेते हैं, आसान सा सोल्यूट है हमारा शुगर। ठीक है, तो ऐड करना जब आप स्टार्ट किए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके साथ ये हुआ होगा कि जब कभी भी जैसे हम लोग मिल्क ये सभी पीते हैं तो उसमें लोग शुगर को डालते हैं। तो कई बार क्या होता है कि शुगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस में डाल देते हैं। तो तब कितना भी उसको आप मिल्क को अच्छे से उसको क्या करो, आप मिलाओ, पूरा का पूरा शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा। कब? जब हम लोग शुगर एक्सेस में डाल देंगे। बट जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर डालते हैं और उसको अच्छे से हम लोग मिलाते हैं तो वो आसानी से हमारा पूरा का पूरा शुगर मिक्स हो जाता है उसमें, मतलब सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है उसमें। तो लेकिन एक एट पार्टिकुलर एक हमारा उसका अमाउंट आया ना, जैसे इसके से मान लीजिए कि हम अगर 25 ग्राम शुगर को ऐड किए, पहले 10 ग्राम को किए, मिलाएं, डिज़ोल्व हो गया, 15 ग्राम मिलाएं, डिज़ोल्व हो गया, 20, फिर 25 पे आए तब भी डिज़ोल्व हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग 25 से इंक्रीज करके 26 ग्राम किए, तब देखें कि नहीं, अब पूरा का पूरा डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। कुछ शुगर है जो डिज़ोल्व नहीं होता है, और जो शुगर डिज़ोल्व नहीं होता है वो कंटेनर में नीचे आकर के सेटल डाउन कर जाता है। यह प्रैक्टिकली आपके लाइफ में हुआ भी होगा। तो एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, जैसे 100 ml H2O है, उसमें जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिज़ोल्व कर सकता है एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये उसका सॉल्युबिलिटी हुआ। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने का या सॉल्युबल होने का क्षमता, या उसका जो भी टेंडेंसी या जो भी उसका मतलब कैपेसिटी। तो कैपेसिटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? मैक्सिमम जितना वो हमारा सॉल्युबल हो सकता है सॉल्यूट उसमें। तो in a given amount of solvent at any particular temperature and pressure, the maximum amount of solute dissolved is called basically क्या चीज़? solubility। तो solubility हमारा कुछ नहीं हुआ, अगर इसको हम लोग एक्सप्रेशन में इसका हम लोग लिखें तो maximum amount of solute dissolved in अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का भी अमाउंट फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर सॉल्वेंट का अमाउंट इस केस में बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी तो वो नहीं हुआ ना, क्योंकि सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन करता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिज़ोल्व हो सकता है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज़ नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दिस सॉल्वेंट। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली आपका डिटरमाइन क्या कर रहा है? तो सॉल्युबिलिटी इज डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी किस चीज़ को बता रहा है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व है। मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अमाउंट के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करेगा सॉल्युबिलिटी। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा वैसा टर्म्स होता है जो कि बेसिकली सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में हमारे रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉल्युबिलिटी। और ये हमेशा डिनोट किया किससे किया जाएगा? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कंसंट्रेशन टर्म। कोई सा भी कंसंट्रेशन टर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताना है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट।
तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान हमेशा रखोगे कि सॉलिबिलिटी हम लोग किस चीज़ में बताएंगे। तो सॉलिबिलिटी इज़ ऑलवेज बेसिकली डिनोटेड बाय, solubility is always denoted by any concentration term। कोई भी आपका concentration term रहेगा तो उसी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, because concentration terms are those terms which is basically used to relate between solute, solvent and solution। क्लियर है। तो सॉलिबिलिटी समझ में आया कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली सॉलिबिलिटी। और सॉलिबिलिटी हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा डिटरमाइन करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के हेल्प से। क्लियर। अब देखिए ये जो सॉलिबिलिटी है हमारा, इस केस में हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताया जा रहा है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। फिक्स क्या क्या चीज़ कर दिया गया है, टेम्परेचर एंड क्या चीज़, प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिबिलिटी हमारे दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और कौन कौन सा फैक्टर है हमारा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर। तो सॉलिबिलिटी ऑफ एनी सॉल्यूट बेसिकली, सॉलिबिलिटी ऑफ एनी सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। हमेशा कितने फैक्टर पे डिपेंड करेगा, टू फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट आपका क्या चीज़ है, टेम्परेचर, एंड बेसिकली आवर सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर। क्लियर। तो हम लोग दोनों फैक्टर को पढ़ते हैं कि टेम्परेचर सॉलिबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेगा, देन हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेशर कैसे सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो आवर बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर ही पहले पढ़ लेते हैं, ऑन सॉलिबिलिटी, कि सॉलिबिलिटी का टेम्परेचर पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा। और इसमें हम लोग को दो केस पढ़ना है बेसिकली, जिसमें केस 1 है आपका सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि सॉलिड हमारा किस में डिजोल्व है, लिक्विड में। मतलब सॉलिड हो गया सॉल्यूट, और लिक्विड बेसिकली क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट। क्लियर। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग को बेसिकली दो टाइप के सॉल्यूशन के बारे में इसमें पढ़ना है। ऐसे तो हम लोग को अगर तीनों के तो तीन टाइप के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। एक तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट, एक हमारा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और एक हम लोग को पढ़ना है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब गैस को हम लोग लिक्विड में डिजोल्व करेंगे। क्लियर है। तो अभी इसमें सॉलिबिलिटी वाले में दो पढ़ना है, एक सॉलिड इन लिक्विड और एक गैस इन लिक्विड। क्लियर है। चलिए देखिए इधर, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब इस जैसे ये एग्जांपल हो गया वाटर शुगर। वाटर इज सॉल्वेंट दैट इज इन लिक्विड स्टेट, एंड शुगर इज सॉल्यूट दैट इज इन बेसिकली सॉलिड स्टेट। तो ऐसे सॉल्यूशन में तो आप पढ़े होंगे कि हमारा सॉल्यूशन तीन टाइप का होता है। थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये सब आप पहले पढ़ रखे होंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एक्सेट्रा। बस हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उतना डिटेल में नहीं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप लोग पढ़े होंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर चुके हैं। जैसे ये सॉल्यूशन हो गया, अगर इसमें 25 ग्राम सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व किए थे, 26 ग्राम डिसॉल्व किए तो पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ, मतलब ये जो सॉल्यूशन बना 25 ग्राम को डिसॉल्व करने से, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें फर्दर अगर हम लोग और शुगर को ऐड करेंगे तो वो कभी भी सॉल्युबल नहीं होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कैसा सॉल्यूशन, इसमें और ज़्यादा हम लोग सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। मतलब सैचुरेटेड मतलब
जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड और डिजॉल्व, नो मोर सॉल्यूट इज एडेड और डिजॉल्व, जिसमें हम लोग और ज़्यादा सॉल्यूट को हम लोग ऐड या डिजॉल्व नहीं करते, दैट इज बेसिकली सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब वो भी सैचुरेटेड नहीं, सैचुरेशन पे नहीं पहुंचा है, जिसमें मतलब और सॉल्यूट को लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, मोर सॉल्यूट इज डिजॉल्व, और भी ज़्यादा सॉल्यूट को हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें 10 ग्राम ही रहता हमारा पहले से शुगर, तो उसमें हम लोग और 15 ग्राम को तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 25 ग्राम तक तो सॉल्यूबल है ना हमारा। क्लियर। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये हम लोग पढ़ते हैं। देन उसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट नाम ही है हमारा, डाइल्यूट मतलब आप जानते हो कि जिसमें वाटर का हमारा एडिशन होता है, वाटर नहीं सॉल्वेंट, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ वेरी हाई, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ हाई, जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। जनरली वाटर ही सॉल्वेंट होता है, तो वाटर जिस केस में बहुत ज़्यादा हो गया, दैट ऑल सॉल्यूशन आर बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ लेस, मतलब जहाँ पे कम सॉल्यूट भी हो कम सॉल्वेंट भी हो, मतलब दोनों कॉम्परेबल हो। इसमें डाइल्यूट में सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो, सॉल्यूट काफ़ी कम। क्लियर। तो देखिए, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में जो मान लीजिए जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो आप पहले पढ़े होंगे, आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी जो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें सॉलिड सॉल्यूट हो हमारा, लिक्विड क्या हो सॉल्वेंट, और उसमें भी हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो उसमें भी अगर हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं, सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, सैचुरेटेड मतलब जिसमें हम लोग नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या चीज़ कि अब उसमें और सॉल्यूट हमारा डिजॉल्व हो रहा है, पहले वो सैचुरेटेड था अब बन गया सुपर सैचुरेटेड। और ये जो प्रोसेस होता है कि सैचुरेटेड को सुपर सैचुरेटेड बनाना, दिस प्रोसेस इज बेसिकली कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब कि टेम्परेचर को हाई करने से, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया सुपर सैचुरेटेड। मतलब जैसे अगर इस सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें 25 ग्राम ऑफ शुगर हमारा मैक्सिमम सॉल्युबल है, इससे ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा। अगर 26 ग्राम डालें तो वो तो नहीं घुला, लेकिन जैसे ही इस सॉल्यूशन को आप गर्म कर दोगे, मतलब टेम्परेचर उसका हाई कर दोगे, पहले ये सैचुरेटेड था 25 ग्राम पे, 26 डाले थे तो डिजॉल्व नहीं हुआ था, अब वो 26 का 26 डिजॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट करने से सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। क्लियर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें हमारा और भी ज़्यादा सॉल्यूट को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या चीज़ कि सैचुरेटेड को हम लोग हीट करके उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि इस केस में जो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब जिसमें सॉलिड सॉल्यूट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा, अगर उसमें कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ही केस में लोग सॉल्युबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, तभी तो नो मोर सॉल्यूट इज एडेड। तो हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टर्म्स में हमेशा सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, और हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूशन कैसा है सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड को कैसे हम लोग सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग, हीटिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ा के घटा के बढ़ा के। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी क्या हुआ इस केस में, टेम्परेचर के बढ़ाने से सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया सुपर सैचुरेटेड, मतलब और सॉल्यूट ऐड होगा, और सॉल्यूट ऐड हो गया इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गया कि घट गया, और ज़्यादा सॉल्यूट घुलने लगा मतलब सॉल्युबल ज़्यादा हो गया ना, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। क्लियर, समझ में आई बात। तो ध्यान में हमेशा रखना है कि इन केस ऑफ, नोट करके ही एकदम आप मेंटली एकदम ध्यान में रखोगे, मैं आपको ये आसान चीज़ में समझाया था, ये चीज़ आपको याद भी रहेगा हमेशा, ऐसे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन मतलब क्या चाहिए कि सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड में सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर
increase in temperature increases the solubility of solid solute. क्लियर? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। मतलब कोई अगर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसमें अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा हमारा सॉल्यूट का, मतलब और सॉल्यूट घुलने लगेगा, तभी तो सैचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो गया, सुपर सैचुरेटेड में। मतलब यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड किया जा सकता है कि इस केस में सॉलिबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिबिलिटी हमारा रेगुलरली क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ये हमेशा होगा किस केस में, जिस केस में सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड। सॉल्यूट अगर कोई दूसरा रहेगा तो फिर ये फॉलो नहीं होगा। क्लियर? इसको हम लोग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, अगर आपको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पता होगा तब। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में। उस प्रिंसिपल में हम पढ़ते ये हैं कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन अगर हमारा इक्विलिब्रियम पे है तो अगर उस इक्विलिब्रियम वाले सिचुएशन पे हम किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, कोई भी फैक्टर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो वो जो भी सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पे है वो खुद को इस टाइप से एडजस्ट करता है कि जो भी हम लोग इंक्रीज़ किए हैं उसको वो चाहेगा कि वो डिक्रीज़ कर लें। क्लियर? आई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप छोड़ ही दो। बेसिकली ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यही वाला ध्यान में रखना है कि सॉलिड इन लिक्विड हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर? ऐसे अगर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पता है तो आप देख सकते हो। एक चीज़ मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो क्यों, उसको समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग अगर किसी भी फैक्टर को चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम वाले सिचुएशन पे तो उस केस में वो सिस्टम अपने आप को इस टाइप से एडजस्ट करता है कि जिस भी फैक्टर को आप चेंज किए हो उस चेंज को वो न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। अगर हम लोग सपोज कीजिए कि टेम्परेचर बढ़ा दिए तो वो सिस्टम चाहेगा कि हम अपना टेम्परेचर घटा लें, लाइक दैट। क्लियर? आई बात समझ में? अब देखिए, कोई भी हमारा सॉल्यूशन है इक्विलिब्रियम पे है, सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे है, मतलब उसमें और सॉल्यूट हम लोग ऐड नहीं कर सकते, वो सैचुरेटेड बन चुका है। ठीक है, चलिए। तो सॉल्यूशन अगर हमारा इक्विलिब्रियम पे है तो जो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है ना, एक बात और नोट में लिख लो आप कि जो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है कि मतलब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे, वो सॉल्यूशन जो हमारा होता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब ये कि जैसे हम लोग सॉलिड सॉल्यूट है तो हम लोग किसी सॉलिड को, जो कि बेसिकली सॉल्यूट है, हम लोग किसी लिक्विड में, जो कि बेसिकली क्या चीज़ आपका सॉल्वेंट है, इस केस में मिक्स करेंगे तो ये हमारा बनाएगा सॉल्यूशन। ठीक है? और ये जो प्रोसेस होता है कि हमारा सॉल्यूट कैसा हो, सॉलिड, सॉल्वेंट कैसा हो, लिक्विड, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये प्रोसेस हमारा कैसा है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव, एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव, ग्रेटर दैन जीरो। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या चीज़ की एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, हमारा हो रहा है ना एनर्जी कंज्यूम। तो सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डालेंगे तो उसमें एनर्जी हमारा यूज़ होगा उन दोनों को मिक्स होने के लिए। क्लियर? मतलब रिएक्टेंट के साइड में ही हमारा हीट है या जो भी एनर्जी है रिएक्टेंट के साइड में। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ये आप इक्विलिब्रियम वाला साइन दे दो ताकि अच्छे से आपको समझ। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ऐसे आप पढ़े होंगे कि एंडोथर्मिक अगर कोई हमारा सिचुएशन इक्विलिब्रियम वाला है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में और तब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करता है। अगर हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उस केस में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड शिफ्ट करता है। शायद पढ़े होंगे, नहीं तो हम लोग अभी फिर से देखते हैं।
तो कोई भी अगर हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब हीट इज़ कंज्यूम्ड मतलब रिएक्टेंट के साइड में होगा ना। अब इस केस में टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाना स्टार्ट कर दिए ऑब्वियसली रिएक्टेंट का ही बढ़ाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर को ये क्या कर रहा है, हमारा गेन कर रहा है। और ली चैटलर्स प्रिंसिपल होता है कि आप किसी भी चीज़ को चेंज करोगे इक्विलिब्रियम पे तो वो चेंज खत्म होना चाहेगा। जैसे हम लोग इस केस में हीट को बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ाए मतलब हीट बढ़ा दिए, तो ये सिस्टम चाहेगा कि हम हीट को यूज़ कर लें, तभी ना हीट खत्म होगा। और हीट को यूज़ करेगा तो हीट को यूज़ कौन करेगा, रिएक्टेंट। किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं तो हीट बढ़ाएं, ये सिस्टम चाहेगा हीट अपना घटाने के लिए, मतलब हीट को यूज़ करना चाहेगा। हीट को यूज़ करेगा तो हीट तो रिएक्टेंट की तरफ यूज़ हो रहा है, मतलब और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। जब और रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। और ज़्यादा सॉल्यूशन बन गया मतलब सॉल्युबिलिटी हमारा बढ़ गया ना जी। आई बात समझ में। तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग इस टाइप से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड होता है और वो लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व है तो ये हमारा प्रोसेस होता है सॉल्यूशन के फॉर्मेशन का एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर के इंक्रीज से इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। मतलब और ज़्यादा सॉल्यूट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। सिंपल। ये नहीं भी समझ में आया कोई मतलब नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। ये हमारा बेसिकली हो गया सॉरी दिस इज मिस्टेक, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है तो उस केस में अगर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो उस केस में सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। आवर केस 2 एंड दैट इज आवर बेसिकली इम्पोर्टेंट केस इज गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जो हमारा केस 2 है और एक इम्पॉर्टेंट केस भी है। दैट इज़ बेसिकली हमारा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब हमारा सॉल्यूट क्या हो गया, गैस हो गया, और हमारा लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। मतलब वाटर या फिर कोई भी सॉल्वेंट है उसमें हमारा गैस डिजॉल्व है कोई। क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें टेम्परेचर के चेंज से क्या होगा। सपोज करो कि आपका एक ये बीकर है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी डायरेक्ट आपको बता देंगे तो वो तो ठीक ही है, लेकिन समझने की कोशिश करो तो अच्छा है। इस बीकर में मान लीजिए कि कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है हमारा, सपोज करो कि कुछ भी हमारा वाटर प्रेजेंट है इतना अमाउंट में। सपोज कीजिए कि V वॉल्यूम, V लीटर ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। सपोज कीजिए आप फिलहाल के लिए V लीटर ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गैस को डिज़ोल्व कर रहे हैं, क्योंकि गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है मतलब गैस हो गया सॉल्यूट। गैस को डिज़ोल्व करेंगे तो गैस का पार्टिकल क्या होगा, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहता है तो गैस का पार्टिकल्स उसके बीच में आकर कैसे एडजस्ट हो जाएगा, हमारा होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा, मतलब सॉल्यूशन बन जाएगा। मैक्सिमम जितना गैस डिज़ोल्व कर सकता है उतना कर लेगा, तो और उसी टाइम उसका हम लोग अमाउंट ऑफ गैस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग बता देंगे तो वो सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। इतना तक तो क्लियर है। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग इसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिए। टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिए मतलब इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही इसको हीट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हीट करते ही क्या होगा, हमारा टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी हमारा वाटर और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करके एनर्जी गेन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इनका इंक्रीज़ करेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा मतलब जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो भी इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, जो गैस का उसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब लिक्विड और गैस में से हमारा मूवमेंट या फ्लो करने का टेंडेंसी किस में ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली गैस में होगा। क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी नेग्लिजिबल लग रहा होता है। तो गैस के पास मोर टेंडेंसी है फ्लो करने का, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज्ड, लिक्विड का भी मॉलिक्यूल का साथ में गैस के भी मॉलिक्यूल का। और सिंस गैस हैज हायर टेंडेंसी तो इसमें से क्या होगा, मूव करते करते तो अंदर वाला इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, गैस का मॉलिक्यूल इधर करेगा उधर करेगा, लेकिन जो अपर सरफेस वाला है वो मूव करते करते कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और उसका हमारा मूव करने का टेंडेंसी वाटर ज़्यादा है तो वो तुरंत मूव करके बाहर चला गया।
तो पहले ये सब गैस का मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व था, टेम्परेचर के बढ़ाने से ये और बाहर चला गया, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घट गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम डिजॉल्व होने लगा इसी पे अब हमारा कंडीशन पे, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी हमारा घट गया ना। क्लियर। तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के केस में जो हमारा सॉल्युबिलिटी होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, एज सुन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस गैस हैज़ हायर टेंडेंसी टू फ्लो, इसलिए गैस का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में से निकल के बाहर चला जाएगा, लिक्विड के कंपेरिजन में जल्दी फ्लो करके बाहर चला जाएगा। जैसे ही बाहर चला गया मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घट गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घट गया मतलब सॉल्युबिलिटी घट गया जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो। क्लियर। उल्टा उधर का, या फिर ली चैटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखोगे आप, तो अगर कोई हमारा गैस सॉल्यूट रहता है तो किसी गैस को अगर हम लोग सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, जिस केस में हमारा सॉल्वेंट ऑब्वियसली लिक्विड ही होगा, तो उस केस में जो हमारा इक्विलिब्रियम का सिचुएशन बनता है तो उसमें सॉल्यूशन प्लस हीट, मतलब हीट इवॉल्व होता है। जैसे ही हीट इवॉल्व हो गया तो प्रोसेस हो गया आपका एक्जोथर्मिक, और प्रोसेस एक्जोथर्मिक मतलब इंथैल्पी का चेंज विल बी लेस देन जीरो। और एक्जोथर्मिक प्रोसेस में हम जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ किए मतलब हीट इंक्रीज़ किए, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहेगा कि हम हमारा टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें, मतलब जो हीट हम लोग बढ़ाएं उस हीट को कम करना। तो हीट को कम करेगा कौन? सॉल्यूशन हीट को कंज्यूम कर लेगा और हमारा प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट कर जाएगा? रिएक्टेंट में। तो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट में, तो सॉल्यूशन कम बनने लगा, सॉल्यूशन भी टूट गया किस में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हमारा, मतलब सॉल्यूशन में से भी हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट बनने लगा, सेपरेट होने लगा, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड, ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी डिक्रीज्ड। क्लियर। आई बात समझ में। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का हमारा टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी से हमारा इन्वर्स रिलेशन होता है। होप आपको ये बात क्लियर होगी। क्लियर। आइए हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट को देखते हैं, एंड आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज प्रेशर का इफेक्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें भी आपका दो केस है। केस वन इज जो उधर में हम लोग पढ़े थे, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है मतलब सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड क्या चाहिए हमारा? सॉल्वेंट है। इस केस में देखिए प्रेशर का इफेक्ट, अब सॉलिड है तो आप पढ़ोगे कि सॉलिड हमारा सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही तो हम लोग डिसाइड करते हैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। उसका मॉलिक्यूल सारा का सारा कैसा होता है आपका? क्लोजली टाइटली पैक्ड होता है। तो अगर इधर से हम लोग प्रेशर भी इंक्रीज़ कर दिए, इधर से हम लोग थोड़ा सा अगर प्रेशर भी इंक्रीज़ कर दिए, एक्सटर्नल प्रेशर, तो इस सॉलिड का क्या डिफॉर्म हो जाएगा क्या? ये सॉलिड, जैसे ये मार्कर की बात करें तो ये सॉलिड है, इसको क्या कि हम ऊपर से दबाना स्टार्ट कर दिए प्रेस, तो प्रेशर क्रिएट करने लगे, तो इस पर कोई भी इफेक्ट पड़ा नहीं। तो प्रेशर का सॉलिड पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो प्रेशर का सॉलिड पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, और इस केस में सॉलिड हमारा सॉलिड ही है, तो देयर इज़ नो एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस केस में देयर इज़ नो एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस केस में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा जब हमारा सॉल्यूट कैसा रहेगा? सॉलिड रहेगा। क्लियर। जबकि केस टू, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, और कैसा हमारा सॉल्यूशन? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने के लिए कि गैस कितना सॉल्युबल होगा या नहीं होगा,
तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग एक लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो लॉ हेनरी नाम की साइंटिस्ट दी थी, इसलिए उस लॉ को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कौन सा लॉ? हेनरी लॉ। क्लियर? दैट इज बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि गैस कितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, नहीं होगा, मतलब जो सॉल्यूट गैस रहेगा, और उस केस में प्रेशर का इफेक्ट पड़ने के लिए, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ने के लिए लॉ है। ये सिर्फ कौन से इफेक्ट को पढ़ने के लिए? प्रेशर के इफेक्ट को पढ़ने के लिए लॉ है हमारा। क्लियर? देखिए लॉ क्या कहता है। इस लॉ को हम लोग पहले तो लॉ का स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ लेते हैं, लॉ को सिंपल सा अपने कॉमन सेंस से समझते हैं कि ये लॉ कहना क्या चाहता है। उस कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हो, लॉ नहीं भी रहेगा पता तो कॉमन सेंस भी कहता है हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो वही हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक बीकर है, ये रहा आपका बीकर। इस बीकर में इस अमाउंट तक आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और इस बीकर में हमारा गैस का पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है जो कि सॉल्यूट है, मतलब अभी टोटल का टोटल ये सॉल्यूशन बना हुआ है, दीज आर गैस का पार्टिकल्स। इस बीकर को क्या किया हम लोग, ऊपर से क्लोज कर दिए। ऊपर से जैसे ही क्लोज कर दिए, मतलब इस सरफेस के ऊपर में भी कुछ गैस का मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, जो कि हमारा इस वाटर में घुला हुआ नहीं है। मतलब ये गैस का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन को नहीं प्रिपेयर कर रहा है, बट इस सॉल्वेंट के अंदर में जितना गैस का मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन बना रहा है, तो सॉल्युबिलिटी सिर्फ इसी की वजह से होगा। अब सिंपल सी बात, ये कंडीशन है हमारा कि एक कंटेनर है, कंटेनर में हमारा लिक्विड है सॉल्वेंट, उसमें गैस हमारा डिज़ोल्व है, और वो कंटेनर हमारा क्लोज कर दिए हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर के ऊपर से हम लोग प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज कीजिए कि मूवेबल पिस्टन है, जिस पिस्टन को आप आसानी से प्रेशर क्रिएट करके मूव करा सकते हो। जैसे ही इस पर आप प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, तो ये गैस का मॉलिक्यूल किधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा? नीचे की तरफ, और गैस का मॉलिक्यूल नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, मतलब सॉल्वेंट में चला गया। अब सॉल्वेंट में चला गया मतलब वो सॉल्यूट की तरह एक्ट करने लगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लिया ना। तो पहले इतना ही सॉल्यूट डिजॉल्व था, प्रेशर को क्रिएट करने की वजह से ये सब गैस का भी पार्टिकल जो सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर था या सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर था, वो भी हमारा आकर के अब डिजॉल्व होने लगा, मतलब और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ। और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गया कि घट गया? ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गया ना। तो दिस लॉ इज़ बेसिकली हेनरी लॉ। कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं ना हम लोग कि इसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो भी गैस का पार्टिकल होगा उस पर प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे, अपने आप वो नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा मतलब सॉल्वेंट के अंदर में आ जाएगा, सॉल्वेंट के अंदर में आ गया मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ और सॉल्यूट हो गया पहले से, तो सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा मतलब सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गया, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज द बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही, वो इंक्रीज़ किया मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर गया। यही लॉ है हमारा क्या चीज़? हेनरी लॉ। तो ये लॉ सिंपली ये बोलता है कि जितना अमाउंट ऑफ गैस हमारा किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर डिजॉल्व होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एबव द लिक्विड। मतलब इस लिक्विड के ऊपर जितना गैस प्रेजेंट है उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर उसके प्रेशर को हम लोग बढ़ा देंगे तो वो और ज़्यादा घुल जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इसका स्टेटमेंट बेसिकली ये है, mass of a gas dissolved in a given amount of solvent जो कि लिक्विड ही होगा, at any particular temperature is directly proportional to the pressure of gas above the liquid। मतलब मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व कि कितना गैस हमारा डिजॉल्व होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बता रहा है, मतलब यही सॉल्युबिलिटी हो गया।
द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो ये आपका दिया हुआ था, एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एवं द लिक्विड। तो लिक्विड के ऊपर में, लिक्विड सॉल्यूशन यहीं तक था, इस लिक्विड के ऊपर में जितना हमारा गैस प्रेजेंट है उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि प्रेशर उसका बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा ये डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। क्लियर? मतलब कंक्लूजन यहाँ से ये आया कि सॉल्युबिलिटी कैसा सॉल्यूट का, गैसियस सॉल्यूट का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस एवब द लिक्विड। लिक्विड के ऊपर में जो गैस प्रेजेंट है उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है, बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा सॉल्युबल, घटा देंगे तो और ज़्यादा निकल जाएगा। क्लियर? तो प्रेशर ऑफ गैस से हमारा कैसा प्रोपोर्शनल हो गया, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। होप आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल, और उसका लॉ भी समझ में आया होगा। क्लियर? आई बात समझ में? अगर इसका हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें हम लोग, मास ऑफ ए गैस, तो मास ऑफ ए गैस, गैस सॉल्यूट है और सॉल्यूट के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यही सॉल्युबिलिटी है। दैट इज़, अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो मास ऑफ ए गैस, सपोज कीजिए कि उसको हम लोग m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स्ड है एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी फिक्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मास इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एबव लिक्विड, मतलब m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चाहिए हमारा, p। अरे होगा, जब m हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू, एंड कांस्टेंट इज बेसिकली k इंटू p। वेयर ये हमारा एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है? जब हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे, दोनों को साथ में चेंज करके किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ते हम लोग। वेयर m किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m इज़ रिप्रेजेंटिंग मास ऑफ गैस, कि कितना हमारा गैस सॉल्युबल है नहीं है, सो p इज़ प्रेशर ऑफ गैस, और कौन सा प्रेशर, एबव द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस के ऊपर का जो गैस है उसका प्रेशर, एंड k इज सिंपली कांस्टेंट। क्लियर? आई बात समझ में? तो जो k हमारा बेसिकली इस केस में कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट आपका डिपेंड करेगा अलग अलग गैस के केस में भी, मतलब जो सॉल्यूट को भी चेंज करेंगे तब, और हम लोग जब सॉल्वेंट को भी चेंज करेंगे तब भी। तो बेसिकली k का नेचर अलग अलग गैस के लिए, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा। तो ये रिलेशन होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो पहले हम लोग इसका एक ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ग्राफ पढ़ें, इधर में सपोज कीजिए m को रिप्रेजेंट करें, इधर में हम लोग रिप्रेजेंट करें p को, तो हमारा तो इस केस में हमारा क्या बोलते हैं, जहाँ पे m मास ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, p प्रेशर ऑफ गैस को, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा y एक्सिस पे m हो गया, तो y एक्सिस पे m, तो दिस इज बेसिकली y, ये y का वैल्यू हो गया, x एक्सिस पे p, तो दिस इज x, और तो हमारा ये y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप का हो गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जहाँ पे प्लस तो कुछ नहीं है इसके साथ, मतलब c का वैल्यू कितना को टेंड कर गया, 0 को, मतलब इंटरसेप्ट 0, और इंटरसेप्ट हमारा पोजीशन ऑन y एक्सिस बताता है कि y एक्सिस पे क्या पोजीशन है, तो इंटरसेप्ट 0, मतलब ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा हमारा, x तो है ही, x के बगल में जो m होता है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंट स्लोप, यही स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, टैन थीटा बेसिकली। तो स्लोप इस केस में क्या है, k पॉजिटिव स्लोप, मतलब इस टाइप से स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज बेसिकली k, यही के जो k कांस्टेंट है वही हमारा स्लोप है, और ये जो k है जो इस केस में कांस्टेंट है, k बेसिकली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट।
और ऑब्वियसली टेम्परेचर पे तो हमारा डिपेंड करेगा ही। कोई भी जनरली जो कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही करता है, एज वेल एज ऑन टेम्परेचर। मतलब ये जो के कांस्टेंट है हमारा, अगर हम लोग गैस को चेंज करेंगे या सॉल्वेंट को चेंज करेंगे तो के का वैल्यू चेंज करेगा, या सेम गैस और सेम सॉल्वेंट के लिए अगर टेम्परेचर को भी चेंज करेंगे तब भी ये हमारा बेसिकली चेंज करेगा। क्लियर? तो होप आपको ये लॉ, बेसिक लॉ समझ में आया होगा। हेनरी लॉ था ये बेसिक टर्म्स में। हम लोग हेनरी लॉ को मोल फ्रैक्शन के भी टर्म्स में पढ़ते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके पहले का आप एक बेसिक सा न्यूमेरिकल है, इसको आप कर करके रखोगे। क्लियर है? न्यूमेरिकल आपका ये है, क्वेश्चन है एट 20 डिग्री सेल्सियस सॉलिबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर इज 0.15 ग्राम पर लीटर when the partial pressure of N2 is 580 torr. What would be the solubility of N2 when its partial pressure is 800 torr? मतलब जब पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन गैस का 580 टॉर है तो उस केस में हमारा सॉलिबिलिटी नाइट्रोजन गैस का वाटर में है 0.15 ग्राम पर लीटर। जब उसी नाइट्रोजन गैस के प्रेशर को हम लोग कन्वर्ट करके 800 टॉर पे कर देते हैं, तब बताइए कि सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होगा उतना ही वाटर में। क्लियर? तो ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टार्ट किए सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में हम लोग पढ़े कि सॉलिबिलिटी क्या होता है, नहीं होता है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें हम लोग 2 फैक्टर को पढ़े, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर का भी इफेक्ट पढ़े हम लोग 2 अलग अलग केस के लिए। एक केस था जब हमारा सॉलिड सॉल्यूट था, लिक्विड सॉल्वेंट था, और एक केस था हमारा जब गैस सॉल्यूट था और लिक्विड सॉल्वेंट था। जबकि दूसरा इफेक्ट हम लोग प्रेशर के लिए पढ़े हैं, तो प्रेशर के केस में भी हम लोग दोनों केस पढ़े। और प्रेशर का जो इफेक्ट होता है ऑन सॉलिबिलिटी इन केस ऑफ गैसियस सॉल्यूट, उसी केस में हम लोग लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट लॉ इज बेसिकली हेनरी लॉ, जिसके बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन किए, उसको समझें, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डेराइव किए, साथ में ग्राफ भी प्लॉट किए, और उसका एक न्यूमेरिकल भी आपके सामने प्रेजेंटेड है। क्लियर? तो आप इसको सॉल्व करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देन हम लोग हेनरी लॉ ही पढ़ेंगे। हेनरी लॉ ये तो मास के टर्म्स में हम लोग पढ़े हैं, हम लोग अब हेनरी लॉ पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। वो सेम ही है, कोई चीज़ नहीं है हमारा, दोनों के टर्म्स में लोग पढ़ते हैं, तो उसके टर्म्स में लोग पढ़ेंगे। देन वी विल स्टार्ट आवर वेपर प्रेशर एंड ऑल। क्लियर? तो होप आपको लेक्चर समझ में आई होगी। जो नहीं समझ में आया आप बेशक पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में, या फिर व्हाट्सएप ये सब पे मेल करके। चलिए, थैंक यू।